डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार फिर से अपना दोगलापन आखिरकार दिखाई दिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो बैठक हुई थी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ 15 अगस्त को, उसमें उन्होंने ये बोला था कि वो एक सीज फायर कराएंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये वॉर खत्म हो जाएगी। पर उस बैठक के बाद हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि पुतिन का स्टेटमेंट जरूर आया था और वहां पे उन्होंने बोला था कि हम सीज फायर के बहुत नजदीक हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। जी हाँ, पुतिन ने बहुत सारे अपनी शर्तें रखी थी। सबसे पहली शर्त उनकी ये थी कि जो ईस्टर्न एरिया है, जहां उन्होंने ऑलमोस्ट 40% एरिया यूक्रेन का ईस्टर्न एंड पे कवर किया है, वो उन्हें चाहिए, स्पेशली लोहांस वाला एरिया। जी हाँ, वो वाला एरिया और डॉनबास वाला एरिया, वो उन दोनों ही एरियाज पे जिसपे उन्होंने काफी अपने 3 साल दिए, अपनी इतने पैसे लगाए, वॉर की पूरी वेस्टर्न सैंक्शंस लिया, वो उन दोनों ही जगहों को जाने नहीं देना चाहते थे। दूसरी तरफ ही जेलेंस्की, जो कि है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्लियर करके रखा था कि अगर पीस टॉक में मुझसे ये बोला जाएगा कि मुझे अपना ईस्टर्न पार्ट देना है या कोई भी लैंड देना है, तो मैं ये पीस टॉक नहीं करूंगा। यूक्रेन अंत तक लड़ेगा और कोई भी लैंड अपना नहीं देगा रशिया के पास। हालांकि इन दोनों चीजों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल देखने को मिला था हमें। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ऐसा दिखाया कि वो यूक्रेन के साथ है, तभी उन्होंने भारत पे 50% आपका टैरिफ लगा दिया। उन्होंने बोला कि भारत को उन्होंने एक शर्त दी थी कि वे रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे, और अगर उन्होंने नहीं खरीदा तो वो 50% टैरिफ लगाएंगे। पहले उन्होंने 25 लगाया, एक पेनाल्टी लगाई, फिर 25 और ऐड कर दिया, जो कि 50 हो गया। उन्होंने अपने इतने अच्छे दोस्त से मुंह मोड़ा, ये कहते हुए कि मैं चाहता हूं कि रशिया को आइसोलेट कर दिया जाए, ताकि फिर से वे वॉर पे फंडिंग ना दे सके और रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था ऑन पेपर पे, जैसा कि हम जानते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स में कोई भी चीज दोस्ती और दुश्मनी पे नहीं चली जाती है, उसमें हमेशा व्यापार, फायदा, ये सब चीजें देखी जाती हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को बखूबी दिख रही थी उनके आने वाले 2026 इलेक्शन के लिए। ये सब उनकी ही रणनीतियां थी कुछ ऐसे करते हुए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने खुद के खेल में पूरी तरीके से फंस गए। अब आपको ये बताऊं कि पुतिन ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं तो ईस्टर्न वाला पार्ट लेकर ही जाऊंगी। उधर जेलेंस्की कहते हैं कि हम अपना कोई पार्ट नहीं देंगे। इन सब चीजों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का भी रिसेंटली ट्रुथ, जो उनका सोशल मीडिया है, उस पे उनका ट्वीट आया है, जो सब चीजों को एक तरीके से, मैं आपको बताऊं, मतलब कि पीछे स्टेप ले जाना ना, कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, या फिर मैं बोलूं दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं और क्या कहते हैं, बिल्ली उनका खाना लेके चली गई। आप ये फ्रेज सही कर लीजिएगा, जो भी है, आप समझ चुके हैं मेरा मतलब। तो आपको मैं क्या बता रही थी, उन्होंने ऐसा बोला कि सबसे पहली चीज कि अब ये वॉर, जो कि मैं बताऊं उनका ट्वीट था, अब ये वॉर जेलेंस्की के ऊपर है। उन्होंने ये वॉर खत्म करना कंप्लीटली जेलेंस्की पे डाल दिया, जो कि है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। पहले वो कह रहे थे कि मैं इस वॉर को सॉल्व करूंगा, अब उन्होंने जेलेंस्की पे डाल दिया कि भैया तुम्हें अब नेगोशिएट करना है। रशिया मांग रहा है लैंड, उसको लैंड दो और वॉर खत्म करो। क्योंकि पुतिन ने साफ साफ बोला है, अगर मुझे ईस्टर्न के डॉनबास, लुहांस जैसे एरियाज मिल गए, तो वो छोटे छोटे जो उन्होंने एरियाज भी इन्वेट किया है, उसे वो छोड़ देंगे, उसको वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, वो यूक्रेन को दे देंगे। हालांकि ये पूरी तरीके से छलावा है, पर ठीक है, जो जीतता है वो लेकर जाता है। जंग का एक सिंपल सा यही मूल मंत्र रहा है, चाहे आज से कह लीजिए, चाहे सिकंदर के टाइम से कह लीजिए, चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट को ले आइए, हर किसी ने यही सेम चीज की है। तो फिर उन्होंने दूसरी चीज जो अपने ट्वीट में लिखी, वो भी बहुत शॉकिंग थी। उन्होंने बोला कि यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। ये सब उनकी अपेक्षाएं हैं जो उन्हें नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ क्रॉस कर दिया। मैं आपको बताऊं, 3 साढ़े 3 साल पहले जिस पे वॉर शुरू हुई थी, वो यही मैटर था कि यूक्रेन जा रहा था नाटो का मेंबर बनने के लिए, जिससे रशिया को अपनी बाउंड्री सिक्योरिटी थ्रेट लगा। जी हाँ, अगर यूक्रेन, एक तरीके से अगर आप पूरा मैप देखोगे तो ये है वेस्टर्न एरिया, ये है यूक्रेन और ये है आपका रशिया।
वेस्टर्न और कहते हैं रशिया के बीच का जो लिंक है वो यूक्रेन है। अगर यूक्रेन चला जाता, और यूक्रेन की जो ईस्टर्न साइड है वो रशिया के बॉर्डर से आती है, जहां पे काफी रशिया और क्या कहते हैं उस एरिया के लोगों की एथनिसिटी सिमिलर है, उनकी लैंग्वेज सिमिलर है, बोली सिमिलर है, कल्चर सिमिलर है। एक तरीके से रशिया उसको अपना एक पार्ट कहता है जो उससे ले लिया गया था। तो सोवियत यूनियन जब बटा, जब कोल्ड वॉर हुई उस टाइम पर, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, खैर ट्रंप ने तो सिंपली मना कर दिया कि जेलेंस्की आप नाटो का पार्ट तो सदस्य नहीं ही बन पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि जो एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है 12 साल से, जी हाँ 12 साल पहले रशिया ने क्रिमिया जो नामक जगह है उसको हथियाया था। इस वॉर के इस वॉर के जो सीज फायर और पीस टॉक के बीच में हमें यह भी लगा था कि क्रिमिया यूक्रेन को वापस मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने यह भी बोला कि पुतिन या फिर रशिया कोई पार्ट वापस नहीं करेंगे, स्पेशली क्रिमिया। सो जेलेंस्की का एक बार फिर से एक तरीके से मैं बोलूं मजाक बन चुका है, या फिर उनको फिर से निराश कर चुके हैं उनके प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप। एक बार पहले उनको व्हाइट हाउस में जो उनकी बेइज्जती की थी, जो कि आपको याद होगी, वो बहुत फेमस कॉन्वर्सेशन थी जहां उन्होंने अक्यूज किया था वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, है ना। ये जो मैं आपको बताऊं, जेलेंस्की पहले एक कॉमेडियन भी थे और उन्हें अब वॉर लीडर बनाया गया एक तरीके से। इस पूरी सिचुएशन पे मैं आपको बताऊं, जेलेंस्की ने काफी अच्छे से इस वॉर को हैंडल किया, पर वो निराशा पे निराशा उनको मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। दूसरी तरफ ट्रंप का ये जो झुकाव पुतिन के लिए आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आखिरकार ऐसा था क्यों, हुआ क्या? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक जो रीजन मुझे लगता है, ब्रिक्स, जो कि आप समझते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भी अब इसमें ऐड हो चुकी है। ये सारी जो कंट्रीज का एक संगठन बन चुका है, ये एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को या नाटो संगठन को एक तरीके से एक फेस ऑफ दे रहा है, एक टक्कर सी दे रही है ना। और ब्रिक्स का मूल मंत्र यही है कि कैसे वे डॉलर की डिपेंडेंसी कम कर सके। एक तरफ इंडिया जहां चाइना के साथ इस टाइम पे अपना झुकाव बढ़ा रहा है, एक तरफ मोदी जी जो चाइना विजिट करने वाले हैं 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में। तो अगर मैं आपको बताऊं, यूएस के लिए एक अंडरस्ट जैसी चीज हो रही है। अब यूएस को अपनी एशिया के अंदर जो मार्केट बनानी है, वो पहले वो इंडिया के थ्रू बनाता था। अब अगर इंडिया भी चली गई उसके हाथों से, चाइना तो हमेशा से उसका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर था ही, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए भी हमें ट्रंप का रशिया की तरफ एक झुकाव नजर आया। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये है पावर की बात। जियोपॉलिटिक्स इस पूरे जियोपॉलिटिक्स हमेशा पावर का गेम होता है। इसमें सिंपथी नामक कोई चीज नहीं होती है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो चीजें लोग बोलते हैं ऑन पेपर होती है। मैं आपको साफ साफ बताऊं, ऐसा इतना कंट्रीज अगर कंसिडर कर रही होती तो ये वॉर 3 साल तक नहीं होती, या फिर गाजा में जो हो रहा है लोगों के साथ वो ना होता आज, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली ट्रंप को रशिया का ज्यादा सपोर्ट चाहिए। रशिया क्रूड ऑयल सस्ता देता है, रशिया वेपन में बड़ा है, रशिया के अलायंसेस अच्छे हैं, रशिया और यूएस का ट्रेड बहुत हाई टेक्नोलॉजी और बहुत टाइम से चल रहा है। और अगर यूक्रेन की उन सारे एरियाज को लिया गया तो एक तरीके से ट्रंप और पुतिन का भी रिलेशन जो बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है वो भी मेंटेन रहेगा। तो ऑब्वियसली ट्रंप ने कितना भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस का बोल बोल के फिर से एक ग्रेट पावर को ही बैकअप दिया। जी हाँ, वो फिर से पुतिन के ही सहयोग में दिखे, ना कि यूक्रेन के। अब जो आज बैठक होने वाली है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूरोप के कई ढेर सारे लीडर्स एक साथ बैठेंगे, जहां पे वे बात करेंगे कि इस वॉर का क्या होने वाला है। पहले इस पूरे डिसीजन जो ट्रम्प का पूरा स्टेटमेंट आया है, इसने इतना ज्यादा हिला के रख दिया यूरोपियन देशों के जितने भी लीडर्स हैं कि उन्हें लगा कि उन्हें इस बार फिर से सामने आना पड़ेगा, इस बार उनको यूक्रेन का साथ देना पड़ेगा। जिसके अंदर आते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की, फिर आपके यूके के कीन स्टारमर भी आ रहे हैं जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, और जर्मनी से भी हमारे लीडर्स आ रहे हैं। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के भी लीडर्स आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से
पावर पैक डिसीजन होने वाला है कि इस पूरी बैठक के बाद यूक्रेन का फ्यूचर डिसाइड होगा, क्या होगा। हालांकि अगर हम एक्सपर्ट्स की माने या डोनाल्ड ट्रम्प ने जो पूरा रेजोल्यूशन या फिर मैं बोलूं जो प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिया था वो यही था कि जितना एरिया रशिया ने जीता है या जितना एरिया वो मान रहे वो उन्हें दे दिया जाए, ठीक है, और बाकी जो एरिया बचे हुए हैं वो यूक्रेन अपने पास रख सके। पर यूक्रेन साफ साफ ये मना कर रहा था। हालांकि हमने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखी जहां पे हमने देखा कि यूक्रेनियन लोगों का इस पर क्या कहना है। यूक्रेनियन लोग डेस्परेटली चाहते हैं कि ये वॉर एंड हो, पर 80% लोग इस समर्थन में नहीं है कि उन्हें अपना लैंड देना जा सके, मतलब उनको देना ना पड़े ऐसा वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें नहीं देना है अपना लैंड। और इसलिए अभी भी यूक्रेन अपनी बची कुची मिलिट्री के साथ अपने जितने भी वेपन और चीजें आती हैं उन सब के साथ अभी भी रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली फिर से रशिया ने पीस टॉक के बाद जो ट्रम्प के साथ मीटिंग हुई उसके बाद भी एक अटैक किया जिसमें करीबन 10 से ऊपर लोग मरे। तो मैं आपको बताऊं ये वॉर कंटिन्यू है और ये पूरी रणनीतियां और जो बैठक बैठ रही है इससे हमें लग नहीं रहा है कि आसपास भी सीज फायर कहीं पर है। पर ये जो एक मीटिंग है स्पेसिफिकली जहां पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, ये सब बैठे हुए हैं। इससे क्या पता एक पावर पैक डिसीजन आ सके। पर पुतिन अपने जो कंप्लीट स्टैंड है उससे हिलते हुए नहीं दिख रहे। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन को थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना चाहिए। उन्हें ये सीज फायर के लिए थोड़ी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑन रिपोर्ट्स जाएंगे और स्टैटिस्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो रशिया इस टाइम पे अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अंदर नहीं चल रहा है। रशिया पे इतने वेस्टर्न सैंक्शंस लग चुके हैं, रशिया के ट्रेड खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि यूएस ने अब इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिया। तो वो इंडिया जितना पहले क्रूड ऑयल खरीदता था उस हिसाब से वो इस टाइम पे ना खरीद पाए, क्योंकि उसको और भी जगह सेव करके वो जो प्रेशर जो कि वेस्टर्न कंट्रीज डाल रही हैं ये एशियन कंट्री पे और भी इन सब जगहों पे, वो एक तरीके से रशिया के लिए लॉस हो सकता है उनकी बायलैटरल ट्रेड और इन सब चीजों के लिए। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने अपना कंप्लीट सहयोग दिखाया इंडिया के साथ कि वो इंडिया के साथ खड़े रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर पुतिन सही से अपना डिस्टेंट ग्लोबल फ्यूचर देखे रशिया का, तो उन्हें ये वॉर खत्म कर देनी चाहिए अब, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ती जा रही है। पहले रशिया एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंट्री था जिसकी डिपेंडेंसी इतनी नहीं थी, पर इस टाइम पे इस वॉर ने रशिया को भी कहीं ना कहीं खोखला किया है। और सबसे बड़ी जो मैं आपको बताऊं एक निराशाजनक बात थी रशिया के लिए ये थी कि इतनी पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी उन्होंने वैसी पकड़ नहीं बनाई यूक्रेन पे जैसा वो चाह रहे थे। जी हाँ, ये बिल्कुल ही हाथी और चींटी वाली कहानी थी। रशिया था हाथी जैसा, यूक्रेन था चींटी बराबर, पर फिर भी एक चींटी ने नाक में दम कर दिया और रशिया इतने लैंड इन्वेड कर ही नहीं पाया जितना उन्होंने प्लान किया होगा या जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इस वॉर पे की है। इसीलिए अब उन्हें इस वॉर को आगे ना बढ़ाकर अब एक सीज फायर कर ही लेना चाहिए, ताकि वे फिर ब्रिक्स कंट्रीज जो उनके संगठन है जिन पे ब्राजील और इंडिया जैसी जगहों पे, जैसी कंट्रीज पे यूएस इतना प्रेशर डाल रहा है, इतनी चीजें उनको फेस करनी पड़ रही है, इसके लिए उनको अपने इस टाइम के बायलैटरल पार्टनर्स को एक तरीके से मैं आपको बताऊं संभाल के रखना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। अगर इन्होंने सही से किया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ब्रिक्स अपनी लोकल करेंसी में अच्छे से ट्रेड करेगा और दूसरे ही तरफ डॉलर की डिपेंडेंसी कम होगी, डॉलर का वो भाव नीचे गिरेगा और नाटो जैसा एक संगठन जो कि बहुत पावरफुल माना जाता है, वैसे ही एशिया का अपना खुद का एक संगठन होगा जो स्ट्रांग होगा, एशिया को रिप्रेजेंट करेगा और डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच का एक गैप भी पूरा करेगा। वर्ल्ड सुपर पावर कंट्रीज जब एक साथ आएंगे और इन सब चीजों के अंदर इंडिया का बहुत फायदा है। इस टाइम पे इस वॉर के अंदर जो कुछ भी होने वाला है उस पे इंडिया की काफी बड़ी नजर है, क्योंकि इंडिया का काफी लॉस है। इंडिया ऑलमोस्ट 40 to 60% छोटे छोटे सेक्टर्स के मार्केट
कैप्चर करता है यूएस के अंदर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, अल्युमिनियम, स्टील, गारमेंट्स, आईटी सेक्टर्स, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहां पे इंडिया ट्रेड करता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको थोड़ी शॉकिंग लगेगी, पर जितना ट्रेड इंडिया यूएस में करता है उतना यूएस इंडिया में कर ही नहीं पाता है। यही एक शिकायत भी थी डोनाल्ड ट्रंप की, और एक ये भी रीजन स्टेट करते हैं जियोपॉलिटिकल लीडर्स की इस बात की नाराजगी भी थी डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि यूएस बहुत टाइम से कह रहा है कि इंडिया को अपने इंपोर्ट ड्यूटी के जितने भी उन्होंने क्या कहते हैं रूल्स बनाए हैं उसमें उन्हें थोड़ी सी लीनियंसी बरतनी चाहिए, उनको उस चीज को अब क्या कहते हैं खत्म करना चाहिए, ताकि यूएस का जो मार्केट है वो इंडिया के अंदर आ सके। पर इंडिया का मानना भी गलत है। ये इंडिया साफ साफ ये कहता है कि अगर हमने यूएस की मार्केट को लाना शुरू कर दिया तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगी, हमारे गरीब किसान, हमारे क्या कहते हैं इतनी नई टेक्नोलॉजीज और इन सब चीजों को एक्सेस करने में वो असमर्थ हो सकते हैं, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, उनके लिए बहुत एडवांस चीजें हो सकती हैं, और जो हैवी प्राइवेटाइजेशन आएगा उसको डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे देश में एक डिवाइड गैप है, हमारे देश में एक तरह एक गांव अभी भी एग्जिस्ट करता है जहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहां पे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, और एग्रीकल्चर बहुत मेन सेक्टर है इंडिया का, तो इंडिया को बहुत सोच समझ के ये सब कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और फिर ये सब जो डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी नीतियां, प्लानिंग्स और ये सब कुछ है, वो ये सब इसलिए भी कर रहे हैं ताकि वे 2026 का इलेक्शन जीत सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2026 का इलेक्शन कैसे आ गया, फिर से डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से इलेक्ट हो जाएंगे, ये वो। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं सारे रूल्स चेंज कर दूंगा, और उनकी जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, उस पॉलिसी के तहत वो यही कर रहे हैं कि सारे देशों को कि कहते हैं जो उनके पर टैरिफ्स दे रहे हैं, और जो एक्सटर्नल जिनका मार्केट काफी बड़ा है इंडिया यूएस के अंदर, उन देशों पर वो टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं ताकि उनकी डोमेस्टिक मार्केट बढ़े, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और यूएस के लोगों को एम्प्लॉयमेंट आए, ना कि बाहर के देशों को आगे अलग सी एम्प्लॉयमेंट जो वो लेकर जा रहे हैं, और वो जो मार्केट से जो जॉब उठा रहे हैं वो यूएस सिटीजन हो। ये सब प्लानिंग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस टाइम पे स्थिति यूएस पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ी सी डामाडोल सी है। पहले तो इलन मस्क के साथ उनकी रस, जो जिन्होंने ऑलमोस्ट चीजों को हिला दिया, इलन मस्क ने जो दो तीन खुलासे कर दिए, ओहो, डोनाल्ड ट्रंप की तो बैंड ही बज गई उस एक चीजों के चक्कर में। सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेनेट के अंदर जाएंगे या पार्लियामेंट जिन्हें कहते हैं वो, उनके अंदर जाएंगे तो डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी अब बढ़ती जा रही है, उनके कैंडिडेट ज्यादा आ रहे हैं, तो एक तरीके से रिपब्लिकन्स को अपना होल्ड और कंप्लीट स्टैंड लेना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक भी वॉर एंड करने में समर्थ हुए, या तो इसराइल गाजा या तो रशिया और यूक्रेन वॉर, तो उनका एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस होगा। तो यूएस जो कि एक ग्लोबल पावर है, ठीक है, उसके अंदर अगर उनका एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो फिर उनका वोट बैंक तो भरना ही भरना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इन सब चीजों को लेकर ये सारी चीजें ली जा रही हैं, पूरी आंखें इस टाइम पे पुतिन और जेलेंस्की के ऊपर है कि अब ये दोनों देश क्या करते हैं, क्योंकि कितना भी एक्सटर्नली लोग आ जाएंगे, आखिर का डिसीजन इन दोनों का ही है। इस टाइम पे वॉर को खत्म करना ही मेरे ख्याल से वाजिब है, और जो एरियाज वो ले रहे हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एरियाज लेने की बात नहीं है। अगर यूक्रेन ने वो एरियाज दे भी दिया तो वो जो एरिया है वो काफी बड़ा है ना, अगर वो एरियाज हमने दे दिया तो यूक्रेन को सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा रहेगा, एक मिलिटेंट स्टेट के बगल में उनको रहना है। तो उसी हिसाब से ये सब चीजें काफी डामाडोल है कि अब क्या और कैसे होगा। इन सब चीजों का क्या अपडेट है हम आपको बताते रहेंगे एबीसी हिंदी पर। मैं हूं शिव चित्रांशी, थैंक यू मुझे इतने देर सुनने के लिए, और अगर आपको कोई भी इश्यू या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और क्या कहते हैं फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।